वही छीन लेता है मुस्कान चेहरे की जिसको बता दिया जाए कि तुम जरूरी हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 18 पार्ट 34 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, हमेशा की तरह आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। शादी के 1 साल बाद उसके घर में खुशखबरी आई थी। वो रिपोर्ट्स देखकर अपनी जगह खड़ा रह गया था। अदीना जितनी खुश थी, उसके एहसासात उतने ही उलझन का शिकार हुए थे। वो बामुश्किल मुस्कुरा सका था, बामुश्किल ही मुबारक दे सका था। उसे समझ नहीं आया था उसका रद्देमल कैसा होना चाहिए। उसे उस पल खुशी महसूस होनी चाहिए थी और वो एकदम से ब्लैंक हो गया था, स्याह, तारीख, खामोश और वीरान। जिस तरह वो शादी के वक्त तरद्दुद का शिकार हुआ था, बिल्कुल उसी तरह वो अब इस खुशखबरी पर भी वहमों में घिर गया था। उसके वजूद पर एक इस्तरारी सी कैफियत तारी थी। एक नई जिंदगी का आगाज करके, खुद को आने वाली हर नई सिचुएशन के लिए तैयार करके भी वो बेसुकून हो रहा था। उसके ज़हन में बार बार हारून शेराजी और आरजू जहांगीर का तस्वुर उभर रहा था। बार बार उसे अपनी जिंदगी, अपना माजी, अपना बचपन नजर आ रहा था। उसे डर था कहीं वो पत्थर ना हो जाए, अपनी औलाद को ना छोड़ दे। वो अपना अंदर टटोल रहा था और मुंजमद एहसासात से घबरा रहा था। उसने जमीला दाऊद को फोन करके खुशखबरी सुनाई तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। मम्मी, मुझे लग रहा है जैसे मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, हिम्मत करके उनसे कह दिया। वो लम्हे भर के लिए चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, उसे उठाओगे तो उसकी खातिर हर जंग के लिए तैयार हो जाओगे। ये कुदरती तौर पर होता है। इंसान पूरे का पूरा बदल जाता है। बहुत नरमी और प्यार से समझाते हुए उन्होंने उसकी घबराहट को कम करने की कोशिश की। लबों पर मुस्कुराहट ठहरी रही थी। हर बाप तो ऐसा नहीं होता मम्मी, हर बाप जंग नहीं लड़ता। कुछ वालिदैन जिंदगी के मैदान में औलाद को तन्हा छोड़ देते हैं। वो एकदम से खामोश हुई थी। उन्हें उसके एहसासात जैसे अब समझ में आए थे। तुम खुश नहीं हो? मुझे अंदाजा नहीं है मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। उसका वो एक बात जमीला दाऊद पर खामोशी तारी कर गया। कितनी ही देर तक वो कुछ कह ना सकी। फारिस शेराजी को तो अपनी खुशी पर खुश होना भी नहीं आ रहा था। जब वो दुनिया में आएगा तो तुम अपने एहसासात को समझ जाओगे। ना समझ सका तो ना बदल सका, फिर तुम हारून या आरजू नहीं हो, फारिस हो। खून तो उन्हीं का हूँ। बहुत आसानी से छोड़ दिया था उन्होंने मुझे। वो उसकी आवाज में गहरे दुख को महसूस कर सकती थी। तुम ऐसे नहीं हो ही नहीं सकते। उनके लहजे में उसके लिए मोहब्बत की चाशनी थी। मम्मी, आप मुझे समझ क्यों नहीं रही? समझ रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तुम्हारी औलाद बहुत खुशकिस्मत होगी। तुम कभी भी उसे नहीं छोड़ोगे। ये तो खुशी का मौका है। तुम क्यों खुद को उलझा रहे हो? उन्होंने समझाया। वो खामोशी से उन्हें सुनता रहा। घबराहट खत्म ना हुई, मगर अंदर का शोर कुछ हद तक कम हो गया। अगले दिन वो ऑफिस से वापसी पर बच्चों की एक दुकान पे चला गया। वो अपने एहसासात बदलने की, अपना खौफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को सही मायनों में बदलना चाह रहा था, मगर खिलौने उठाकर देखते, उन्हें महसूस करते, उनकी कीमत देखते, उसे ख्याल फिर भी माँ बाप का ही आ रहा था। क्या उन्होंने भी उसका इंतजार किया होगा, चाहत और मोहब्बत से? फिर उसकी पैदाइश के बाद भी खुशी महसूस की होगी, उसे सिद्के दिल से ऑन किया होगा। उसके बाद सिर्फ 5 साल तक वो उनके लिए जरूरी रहा था, उनकी जात के लिए और रिश्ते के लिए भी। सिर्फ 5 सालों तक वो मोहब्बत कायम रही थी।
اس کے بعد سب کیوں بدل گیا تھا؟ وہ چاہت کیوں ختم ہو گئی تھی؟ اس کے لیے اس کے اپنے ہی ماں باپ کا دل کیوں پتھر ہو گیا تھا؟ انہوں نے اسے کیسے چھوڑ دیا تھا؟ کیا اولاد کو چھوڑنا اتنا آسان تھا؟ وہ ایک بار پھر اندر سے اور اندر تک تاریکیوں میں گم ہو رہا تھا۔ اگر اس کا باپ اسے چھوڑ سکتا ہے تو کیا وہ بھی؟ شاپ اسسٹنٹ اس کے پاس آ گئی تھی اس کی مدد کے لیے کہ اسے کس عمر کے بچے کے لیے خریداری کرنی ہے۔ وہ ایک 5 سالہ فارس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا ذہن ایک دم سے خالی ہو گیا تھا۔ کچھ بھی خریدے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ادینا نے چند ایک بار ذکر کیا انہیں شاپنگ کرنی چاہیے، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ وہ خاموش تھا۔ وہ خود کی مصروفیت بڑھا چکا تھا۔ ادینا کی دوست عروبہ کے گھر وہ اس کی بھانجی کے عقیقے پر مدعو تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا احمد ہمدان بھائی سے کوئی بات کر رہا تھا جب ادینا نے ایک نومولود بچی اچانک ہی اس کی گود میں ڈال دی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی، اس کا کوئی وزن ہی نہ تھا۔ وہ آنکھیں موندے سوئی ہوئی تھی۔ اس کے ننھے سے بند ہاتھ، انگلیاں، بینچے ہوئے لب، اور فارس نے ایک دم سے گھبرا کر وہ بچی فوراً اسے واپس کر دی تھی۔ ادینا حیران رہ گئی۔ گھر جا کر وہ اس پر ناراض ہوا۔ اس نے اچانک اس طرح یہ حرکت کیوں کی تھی؟ کیسی حرکت؟ ادینا گنگ سی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ تمہیں بچے پسند نہیں ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا۔ تو کیا کہہ رہے ہو تم؟ You should have asked me of wanted to hold her up or not. تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں یا نہیں۔ ادینا گنگ سی ہوئی۔ یہ لہجہ، یہ انداز، کیا واقعی میں مسئلہ اس بچی کا تھا، ان کا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ تم مجھ سے ہمارے بچے کی بات کر رہے ہو؟ فارس اپنے حلق میں کوئی چیز اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ I am not. Yes you are. جب سے تمہیں یہ پتا چلا ہے کہ ہم ایک چائلڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تب سے تم پریشان ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے سنبھل کر تردید کی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے فارس؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، صرف اتنا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کچھ وقت لگے گا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے ادینا زبیر کو کوئی وضاحت نہیں دی تھی، اب دے رہا تھا تو وہ کسی طور سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس فارس کو نہیں جانتی تھی جو اس کے اندر تھا، جو دنیا سے چھپا ہوا تھا۔ وہ اس کے اندھیروں سے ناواقف تھی۔ وہ اس کے غموں کو نہیں جانتی تھی۔ اسے اس کی تکلیفوں کا، محرومیوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ تم ہمارے بچے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہم کچھ سال انتظار کر لیتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، میں ابارشن کروا لیتی ہوں۔ فارس وجدان نے ششدر ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس ایک لمحے میں اسے اپنی روح کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اس کا لہجہ ایک دم سے سخت پتھریلا ہوا تھا۔ فارس، میں صرف ایک بات، یہ صرف ایک بات نہیں ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ ادینا اپنی جگہ تھم سی گئی۔ اس کی شادی شدہ زندگی میں فارس ایک بار بھی اس طرح غصے میں نہیں آیا تھا، نہ کبھی اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ میں نے صرف ایک بات کی ہے، تمہارا اندر جاننے کے لیے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، مجھے تمہارا رویہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہر نیا کپل خوش ہوتا ہے پر ہم خوش نہیں ہو رہے۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں پر میں نہیں جانتی تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، لیکن تم خوش نہیں ہو۔ میں شاپنگ کی بات کرتی ہوں اور تم اگنور کر دیتے ہو۔ ہم نے ابھی تک آنے والے کل کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہم نے نام تک نہیں سوچا۔ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم مل کر اپنے بچے کے لیے کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ That's what a normal couple you really do. عروبہ کی بھابھی کا تیسرا بیبی ہے اور وہ ابھی سے اس کے لیے اس طرح سے ایکسائٹڈ ہیں جیسے وہ پہلی بار ماں باپ بن رہے ہوں۔ اس نے توقف کیے بغیر ایک ہی سانس میں وضاحت دے ڈالی، میں جو بھی سوچوں یہ آخری بات ہوگی جو تم نے سوچی، اور اتنے دھڑلے سے کہہ بھی دی۔ اس نے تو بھاری سانسوں کے بیچ کہا، لہجہ ہنوز سرد، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے تسلیم کر لیا۔ میری زندگی میں جو بھی چینج ہو میں اسے فوراً قبول نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ You need to understand this. سنجیدگی سے کہہ کر وہ
टाई की नोट ढीली करता बेडरूम में चला गया। अदीना अपनी जगह खड़ी रह गई थी। फारिस वजदान का रवैया उसकी समझ से बाहर हुआ था। उसका गुस्सा, घबराहट, खामोशी और फिर एबॉर्शन के जिक्र पर ऐसा रद्द-ए-अमल उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, वो समझने से कासर थी। अगले चंद दिनों में उसके तमाम खदशात गलत साबित हो गए थे। जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ भी ना था। फारिस वीकली चेकअप के लिए उसके साथ गया था। उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। ये अलग बात थी कि वो बच्चे के मुतालिक कोई बात नहीं करता था। उसने दोपहर में उससे बच्चे की शॉपिंग की बात की। ख्याल था वो बहाना कर देगा, जैसा कि वो पिछले 1 माह से कर रहा था। मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो उसके लिए तैयार हो गया। उस रात वो दोनों इकट्ठे ही मॉल गए थे। ये पहली शॉपिंग थी। तय पाया गया। ख्वाहिश के मुताबिक वो दोनों शॉपिंग करेंगे, बताए बगैर। कुमॉन अदीना, वो जरा सा इरिटेट लग रहा था। कोई एक्सक्यूज नहीं। वो इससे पहले ही शॉप में घुस गई। कोट की जेबों में हाथ डाले वो उसकी बचकाना सोच पर सर झटक कर रह गया। शॉप में दाखिल होते ही कुछ देर तो बस ऐसे ही टहलता रहा कि उसे अपनी ख्वाहिश को समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मगर बाद में छोटी छोटी मुख्तलिफ अशिया को देखते उसके कदम गर्ल्स सेक्शन की जानिब उठ गए। वो गुलाबी रंग के खिलौनों और कपड़ों को, नन्हे जूतों और स्वेटर्स को देखने लगा। कई खिलौने उसने हाथों में लिए, कई चीजों की कीमत चेक की। निगाहें इतराफ में घूमती भटकती रही। फिर एक नन्ही सी फ्रॉक उठा ली। अदीना अकब से जाने कहां से नमूदार हुई, हंसते हुए उसके हाथों से फ्रॉक लेकर देखने लगी। तो तुम्हें बेटी चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो एकदम से घर बढ़ाया। तुम्हारे दिल तक पहुंचना इतना भी मुश्किल नहीं, वो हंसकर बोली। फारिस वजदान को बेटी चाहिए थी। अदीना जुबैर को बेटे की ख्वाहिश थी। जब तक बेबी जेंडर का इल्म नहीं होगा, क्या हम इस तरह अलग अलग शॉपिंग करेंगे? घर पहुंचकर उसने फारिस से कहा। वो मुस्कुरा कर रह गया। मेरे ख्याल से हमें इंतजार कर लेना चाहिए। निगाहें फाइल पर जम गई। वो काम में मसरूफ नजर आ रहा था। वो गाल के नीचे बाजू रखे उसे देखती रही। क्या वो वाकई में खुश है या बस दिखावे को उसका साथ दे रहा है, उसने सोचा। हालांकि आज वो उसके साथ माल गया था। उसका रवैया भी ठीक था और वो उसे खुश भी लग रहा था। अगले दिन उसने बच्चों के नाम के हवाले से बात की। एक लंबी सी लिस्ट उसे थमा दी। वो अपने सारे काम छोड़कर उसके साथ बैठ गया। कितने ही नाम थे जो अदीना ने पसंद किए, उसने रिजेक्ट कर दिए। कितनी ही नाम ऐसे थे जो उसे पसंद आ रहे थे मगर रिजेक्ट कर रही थी। अंदर अंदर से वो जांच भी रही थी कि वो अपने बच्चे के लिए कितना संजीदा है। उसे नजर आ रहा था। मेरी तरफ से 2 नाम फाइनल समझो। बिला आखिर उसने लिस्ट नीचे रख दी। और वो 2 नाम कौन से हैं? वो मेज पर कोहनी जमाए नीली ब्लोरियन आंखों में उल्फत सी लिए पूछने लगी। बेटी हुई तो जन्ना, बेटा हुआ तो रायान। जो नाम लिस्ट में ना थे वो नाम उसने तय कर लिए। जन्ना, रायान। तासुरात यूं हुए जैसे कुछ खास पसंद ना आए हों। फारिस उसकी तरफ देख रहा था। तुम इन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती, कम अज कम जन्ना तो बिल्कुल भी नहीं, उसने वाज़िया कर दिया। क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस नाम में? अच्छा नाम है, छोटा है, क्यूट लगेगा। वो हल्के फुल्के लहजे में गोया हुआ। फाइल फिर से उठा ली। या फिर इस नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है? फाइल पर साइन करते फारिस वजदान की हरकत थम गई। सर उठाकर अदीना को देखा। उसके चेहरे पर उभरते संजीदा तासुरात को देखकर एकदम से संभली। जस्ट किडिंग यार, तुम तो सीरियस ही हो गए हो। हंसकर कागजात समेटने लगी। फारिस वजदान की निगाहें काफी देर तक उस पर जमी रही थी। संडे को उसका ऑफ था। वो अदीना को उस दिन अपनी जॉब पर प्रमोशन की खुशी में एक महंगे रेस्तोरां में लाया था। उस दिन उसने अपनी जेब की परवाह किए बगैर उसे काफी महंगी शॉपिंग भी करवाई थी। उसने जिस चीज पर हाथ रखा उसे दिला दी थी। खाना खाते हुए ओपन एरिया में उसके साथ बैठी खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर कर रही थी।
फारिस वजदान की संगत में आने वाले कल को सोचते हुए, एक मुकम्मल सी जिंदगी का तस्वुर करते हुए वो सिद्के दिल से मुस्कुरा भी रही थी। उसने जो ख्वाहिश पूरी हुई थी, जिसका साथ चाहा था, उसे मिल गया था। वो उसके साथ बातें कर रही थी, जज्बात का इजहार भी। वो मुबहम सा मुस्कुराते हुए उसे जवाब दे रहा। खाना खाने के बाद वो रेस्ट रूम में चली गई थी। हाथ धोते हुए उसने आईने में खुद को देखा था। मेकअप से मुकम्मल आरी चेहरा फ्रेश लग रहा था। उसके घुंघराले सुनहरी बाल जूड़े में मोकीद थे। उसने चंद एक लिटों को बल देकर कान के पीछे अड़स दिया। हैंड बैग शोल्डर पर डालते हुए बाहर आ गई। रेलिंग के पास किसी अंग्रेज लड़की के हमरा बैठे हमाद शेराजी की निगाह उस पर पड़ी थी। वो पहली नजर यूं पड़ी थी कि वो हटाना भूल गया था। उसकी निगाहों ने अदीना जुबैर का दूर तक ताक़ुब किया गया था। अगले ही पल उसे फारिस वजदान के बराबर में बैठता देखकर वो अपनी जगह थम गया था। वेटर अब उन्हें कॉफी पेश कर रहा था। वो लड़की अब किसी बात पर एकदम से मुस्कुराई थी। उसकी कैफियत लम्हे भर में बदल गई। वजूद शोलों में घिर गया। वो अपनी मेज छोड़ उठ गया था। वेटर को बिल पे करते फारिस वजदान भी अपनी बीवी के हमरा उठा था और दूसरे ही पल वो आमने सामने हुए थे। फारिस वजदान और हारून शेराजी। फारिस के चेहरे से मुस्कुराहट के तमाम रंग एकदम से गायब हुए थे। आंखों की नरमी खत्म हो गई, लब भींच गए। हमाद अपने ट्राउजर की जेब में एक हाथ डाले, एक मुस्कुराती तमस्खर उड़ाती हुई निगाह उस पर डाले अदीना जुबैर की तरफ मतवज्जा हुआ था। अदीना ने लम्हों में ही जान लिया कि महंगे कीमती कपड़ों में मलबूस वो शख्स कोई आम नहीं था। हेलो फारिस, कैसे हो? सलाम के लिए हाथ बढ़ाते हुए वो अचानक ही यूं मुखातिब हुआ था जैसे उनके माबैन इसी तरह सलामो दुआ होती रहती हो। फारिस ने हाथ नहीं थामा। हमाद ने मुस्कुराते हुए पीछे हटा लिया। गालिबन आप, उसने सवालिया सी निगाह अदीना जुबैर पर डाली। मिसेस फारिस, मुस्कुराते हुए उसने अपने शोहर के बाजू में हाथ डाले। उसने भूमें उचकाकर कुछ हैरत से फारिस को देखा। वो अभी तक अपनी जगह मुंजमिद सा खामोश खड़ा था। तुमने बताया ही नहीं कि शादी कर ली। कार्ड भेज देते, हमारी पूरी फैमिली शादी अटेंड करती, मुझे तो बहुत खुशी होती। वो इस तरह से यूं मुखातिब था जैसे बहुत पुरानी दोस्ती हो, यूं जैसे वो ऐसे ही फॉर्मल होकर एक दूसरे से बात करते रहते हों। वो अपने अंदर आग लिए जब्त से तहम्मुल से खड़ा था। वो हमाद को अपने रास्ते से हटाकर वहां से निकलना चाहता था। और आप गालिबन फारिस के दोस्त हैं? अदीना उसके तासुरात से कतई बेपरवाह अपनी धुन में पूछने लगी। अरे नहीं, फ्रेंड नहीं, फारिस मेरे ग्रैंडफादर के मुलाजिम का बेटा है। ही यूज्ड टू लिव इन आवर हाउस। मेरे ग्रैंडफादर ने ही इसकी कफालत की। मेरे ग्रैंडफादर, यू मस्ट नो हिम, आजम शेराजी, हेड ऑफ शेराजी एंटरप्राइजेज। हमाद शेराजी के तारुफ ने अदीना जुबैर के सामने उसके वजूद के परखच्चे उड़ा दिए थे। उसने कमाल जब्त का मुजाहिरा करते हुए अपनी मुठियां सख्ती से भींच ली थी। अदीना लम्हे भर के लिए साकत हुई थी। हमाद शेराजी के तारुफ ने अदीना जुबैर के सामने उसके वजूद के परखच्चे उड़ा दिए थे। उसने कमाल जब्त का मुजाहिरा करते हुए अपनी मुठियां सख्ती से भींच ली थी। अदीना लम्हे भर के लिए साकत हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हमाद कुछ गुस्से और नफरत से दाएं तरफ धकेलते वो अदीना जुबैर का हाथ गिरफ्त में लिए वहां से चला गया। ट्राउजर्स की जेबों में हाथ डाले एक खफीफ सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हमाद शेराजी उसे जाता हुआ देखता रहा था। वो जब से घर आए थे उनके माबैन एक खामोशी सी छाई हुई थी। अदीना कुछ उलझन का शिकार थी। हमाद शेराजी ने जो बात की थी उसे वो किसी तौर ज़हन से निकाल नहीं पा रही थी। फारिस के तासुरात ने तो यही लग रहा था जैसे दोनों के माबैन कोई पुरानी मुखासमत हो। और फिर उसने हमाद की बात की कोई तरदीद भी ना की। तुमने कभी बताया नहीं? कुछ कहते कहते रुक गई थी। फारिस लैपटॉप खोले बैठा था कि क्या? सर उठाकर अदीना को देखा। उसके लहजे में सख्ती सी उतर आई थी। जो हमाद शेराजी ने कहा, क्या बताना जरूरी था? मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ। फिर क्या कह रही हो? मैं तो बस सिर्फ जानना चाह रही हूँ।
तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बारे में। शादी से पहले तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानने की ख्वाहिश नहीं थी। उसने नजर उठाकर उसे याद दिलाया। वो एकदम से चुप हुई। तब तुम्हें सिर्फ मेरी जात से गर्ज थी, अब तुम्हें सब जानना है। उसका लहजा बेहद तलख हो रहा था। अदीना को एकदम से एहसास हुआ उसका सवाल गलत था, जवाब भी गलत था। वो एकदम से मुहतात होकर संभल गई। मैं तो बस ये जानना चाह रही थी जो बात उसने कही। I mean, क्या तुम्हारे डैड वाकई में उनके सर्वेंट? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तरदीद या तायद किए बगैर उसने अदीना जुबैर की आंखों में सख्ती से देखते हुए सवाल पूछा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस कहकर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, खुद को कंपोज करती मुस्कुराई। सिर्फ बात कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो कह रहा था। मुख्तसर कहकर उसने फाइल उठा ली। अदीना कुछ देर तक उसे देखती रही। भला हमाद शहराजी को क्या जरूरत पड़ी थी इस तरह फारिस वजदान के मुतल्लक गलत बयानी करने की? वो तो पूरे वसूख से कह रहा था। उसके दादा ने ही फारिस की कफालत की थी। जाने इस बात में कितनी सच्चाई थी, मगर वो उलझन में जरूर पड़ गई थी कि आज तक सवाए जमीला दाऊद के उसके किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिली थी। फारिस ने अपने पेरेंट्स का कभी जिक्र नहीं किया था। उसकी फैमिली पाकिस्तान में कहाँ रहती थी ये तक नहीं बताया था। वाहद जमीला दाऊद ही थी जो उसके साथ राब्ते में थी। फारिस ने बताया वो उसके दूर परे की रिश्तेदार थी और उसके लिए माँ जैसी थी। वो सिर्फ माँ जैसी नहीं थी, माँ से भरकर थी। रोज ही फोन कॉल होती थी, उसके साथ भी राब्ते में रहती थी। मगर जो कुछ हमाद शहराजी ने बताया था वो उसे उलझन में डाल चुका था। क्या फारिस इससे कुछ छुपा रहा है? उसने सोचा। सवाल को सिर्फ सोच तक ही महदूद रखा। फारिस से पूछकर वो बदमस्तगी नहीं फैलाना चाहती थी। उसने कपड़े तय करते हुए फारिस पर नजर डाली। उसकी पेशानी पर हनूज बाल ठहरे हुए थे, आंखों से गुस्सा झलक रहा था। वो गहरी सांस लेकर वहां से उठ गई। अरूबा किसी शादी पर इनवाइटेड थी। वो अकेले नहीं जाना चाहती थी तो उसे भी दावत दे डाली थी। फारिस ने इजाजत दी तो वो उसके साथ ही चली गई। ख्याल था कोई छोटा सा फंक्शन होगा, मगर शादी हाल में दाखिल होते ही उसे यूं लगा जैसे वो किसी महल में आ गई हो। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी इलीट क्लास का कोई फंक्शन अटेंड कर रही थी। अरूबा के पहलू में पूरे एतमाद के साथ चलते हुए उसने गर्दन सीधी की थी। उसे अपने हुस्न का अदराक था, इस अमर का भी, कि ऐसे किसी फंक्शन में खुद को कैसे कंपोज करना है और इसे कैसे यूज करना है, तवज्जो और निगाहों का मरकज कैसे बनना है, अहम कैसे होना है। उसने स्याह रंग की सिल्क सारी जेब तन कर रखी थी, सुनहरी माइल बालों का जूड़ा बना रखा था, सुर्ख रंग का हल्का सा मेकअप, सुर्ख रंग की हील्स और कलाई भरी चूड़ियां। पाकिस्तानी शादी का फंक्शन था तो वो उसी की मुनासबत से तैयार हुई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेइंतहा हसीन लग रही थी और इसी वजह से वो हर एक की नजरों में भी आ रही थी। मरवतन और इखलाकन मुस्कुराते हुए वो अरूबा को कोलीग्स से मिली और फिर एक मेज संभाल कर बैठ गई। गर्दन ऊंची किए अब वो हर तरफ देख रही थी और तब अचानक उसकी निगाह हमाद शहराजी पर पड़ी थी। वो शहजादों की सी आन बान के साथ स्याह 3 पीस सूट में मलबूस स्पाइरल स्टेयर केस से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। उसे देख चुका था, वो अब उसकी तरफ ही आ रहा था। मरवतन उसे भी अपनी जगह से उठना पड़ा था। उसके कीमती कपड़े, परफ्यूम, उसकी शहजादों जैसी आन और शान। वो एकदम से मुतासर और मरऊब हुई। इट्स नाइस टू मीट यू अगेन। मी टू। उसके मुस्कुराते हुए अपना हाथ नजाकत से उसके हाथ में दे दिया। आपके शौहर साथ नहीं आए? नहीं, वो मैं अपनी फ्रेंड अरूबा के साथ आई हूँ। उसने भूमें उचकाई, फिर मुस्कुराया। आइए मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ। वो उसे साथ लिए बिल्कुल सामने ही खड़ी कुछ खवातीन की जानिब बढ़ा था और उसके पुकारने पर जिस खातून ने मुड़कर उसे देखा, उन पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह पत्थर हो गई। जमीला दाऊद फारिस वजदान की रिश्तेदार खातून। जितनी सरायत से उसकी आंखों में हैरत उतरी थी, उतनी ही सरायत से उनके तासुरात बदले थे। उसे यहाँ इस तरह और फिर अपने बेटे के साथ देखकर वो भी सकते में गई थी। आप कैसी हो बेटा?
उन्होंने खुद को संभालते हुए तासुरात नॉर्मल कर लिए। एक नजर हमाद को देखते हुए उसे गले लगाया। अरे आप तो जानती हैं इसे, वो मुस्कुराया। मिसेस शेराजी उस लम्हे बिल्कुल भी मुस्कुरा ना सकी। अदीना के तासुरात भी सारा वक्त कंफ्यूजन लिए रहे। ठीक से वो कुछ भी इंजॉय ना कर सकी। शाम 10 बजे वो घर आई तो फारिस किचन में था। उसने बर्नर पर दूध चढ़ा रखा था। मोबाइल फोन कान से लगाए वो ऑफिस के मामलात डिस्कस कर रहा था। गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए हाथ हिलाया। अपना पर्स काउंटर पर रखती वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। फ्रीजर खोलकर पानी का गिलास उसके सामने रखते हुए उसने बर्नर बंद कर दिया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? ठीक रहा, कहकर चंद घूंट मजीद लिए, फिर गिलास रख दिया। काफी ऊंचे बड़े खानदान के लोग आए हुए थे। मुझे अंदाजा नहीं था अरूबा शेराजी इंटरप्राइजेस में जॉब करती है। फारिस अपनी जगह साकत हुआ। जमीला आंटी भी वहां थी, उनसे भी मुलाकात हुई। वो कह रही थी उसे अपना सांस लम्हे भर के लिए रुकता हुआ महसूस हुआ था। वो उसके खानदान की शान शौकत, उनकी दौलत, स्टेटस, उनका रहन सहन देखकर आई थी। जिस हाल में शादी की गई थी वो लंदन का महंगा तरीन हाल था। उसके तासुरात बदले हुए थे, नजर आ रहे थे। आंखों की चमक बढ़ी हुई थी। तुमने बताया ही नहीं कि वो हारून शेराजी की वाइफ हैं। मैं तो उन्हें एक आम सी खातून समझती रही। फारिस को एकदम से अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। अरूबा को दावतनामा मिला था, वो उसे भी साथ ले गई थी। काश उसे पता होता तो उसे ना जाने देता। फारिस, क्या सच में? अगर वो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं तो तुम? इशारा उस जानिब था कि वो इतनी शानदार और फारिस इतनी आम सी जिंदगी क्यों गुजार रहा है, इन हालात में क्यों रह रहा है। फारिस वजदान को अपना दिमाग एकदम से माऊफ होता महसूस हुआ था। वो उसे क्या जवाब देगा, क्या वजाहत, क्या दलील? उसकी घबराहट एकदम से बढ़ गई थी। कॉफी पियोगी? उसने संभल कर पूछा। तुम मौजू बदल रहे हो। मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई बात बनती है। वो रुख बदल गया। आंटी तुम्हारी रिश्तेदार हैं, यानी शेराजी खानदान के साथ तुम्हारा ताल्लुक है। उसकी आंखें फैली हुई थी। फारिस के अंदर खतरे की घंटी अंदर कहीं बज उठी। जमीन कदमों से निकली नहीं थी, मगर वो खुद को फिजा में कहीं मुअल्लक सा महसूस कर रहा था। उसके पास उस लम्हे अदीना जुबैर की तरदीद करने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। किस्मत ने क्या खूब चाल चली थी। एक तारुफ हमाद शेराजी ने दिया था, एक तारुफ वो जमीला दाऊद की तरफ से अपना करवा चुका था। तायद या तरदीद वो दोनों की नहीं कर सकता था। फारिस, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बर्नर बंद करते उसे उसी वक्त किचन से निकल गया। अगले कई दिनों तक जितनी बार उसने इस मसले से, इस टॉपिक से, इस गुफ्तगू से फरार की कोशिश की, अदीना जुबैर ने उतनी ही बार सवाल किए। उसे अचानक ही उसके खानदान, उसके रिश्तेदारों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। वो किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो अपनी मर्जी के मफहूम और नतीजे अखज़ करती उसकी परेशानी बढ़ाती जा रही थी। उसका ख्याल था क्योंकि वो उसके रिश्तेदार हैं, उसे उनसे हेल्प लेनी चाहिए। वो अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, उसे उनसे बात करनी चाहिए। शेराजी इंटरप्राइजेस में जॉब करने वालों की कितनी मराहत मिलती हैं, इसका अंदाजा उसे बहुत अच्छे से हो गया था। अरूबा को अच्छी खासी पे मिलती थी। फारिस, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अदीना, जस्ट स्टॉप। उसकी बर्दाश्त खत्म हुई तो झिल्लाकर रोक दिया। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तुम हर बात पर इनकार करते हो। हालात कैसे बदलेंगे, जिंदगी कैसे बदलेगी? वो लड़ पड़ी। क्या है हमारे हालात को? उसे भी गुस्सा आ गया। और क्या है हमारी जिंदगी को जिसे बदलने की जरूरत है? इसे तुम जिंदगी कहते हो? ये घर है जहां हम अपने बच्चे को वेलकम करेंगे। इस घर में हाथ फैलाकर उसने इस छोटे से फ्लैट का मजाक उड़ाया जिसे वो अपनी जॉब से इस वक्त अफोर्ड कर सकता था। अदीना जुबैर को वो छोटा सा डिब्बा एक कैद खाना, एक बंद कोठरी सी लग रहा था। वो साकत निगाहों से उसे देख रहा था। कुछ दिन पहले तक ये घर भी तुम्हारे लिए ठीक था, मेरे हालात भी ठीक थे, और अब अचानक कुछ नहीं होता। मैं कितने टाइम से तुम्हें कह रही हूँ कि हमें कोई अच्छा सा फ्लैट लेना चाहिए। तुम्हारी तनख्वाह से हम दोनों का गुजारा मुश्किल होता है और
फारिस उसे देखे जा रहा था। क्या ये वही अदीना थी जो एक कमरे के फ्लैट में थी, उसके साथ रह सकती थी, जिसे उसके हालात और जिंदगी से कोई सरोकार ना था, जिसके लिए फकत उसकी जात अहम थी, साथ अहम था, जिसने कभी भी किसी चीज को, पैसों को उस पर फोकियत नहीं दी थी, जो है जैसा है की बुनियाद पर उसे कबूल करके अब वो हर चीज में कीड़े निकाल रही थी। अपनी पेशानी मसलते वो अपनी जगह खड़ा था, जब्त करता हुआ, लहजे को हत्तुल इम्कान नरम रखता हुआ, उसे वजाहत देकर अपना मौकफ बतलाता हुआ। मगर अदीना की एक ही रट थी, जमीला दाऊद से बात करके वो अपनी जॉब का बंदोबस्त करे, उनसे हेल्प ले, लोन मांगे, कुछ करे ताकि उनके हालात बेहतर हों। अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं उनसे डोंट यू डेयर अदीना, उसने सख्ती से मना कर दिया। फारिस, मसला क्या है तुम्हारे? आई लाइड, ओके, मैंने झूठ बोला, वो फट पड़ा। वो मेरी रिलेटिव नहीं है, सो जस्ट स्टॉप मेंशनिंग हर, उनका जिक्र करना बंद करो। वो अपनी जगह साकत हुई। तुम ये क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, शेराजी खानदान के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, दिल पर जबर करके उसने सख्त लहजे में वाज़ेह कर दिया। तुमने झूठ कहा? उसके लब हिले, आंखों में सदमा ठहर गया। तो क्या वो सच में शेराजी खानदान के किसी मुलाजिम का बेटा था? क्या सच में जमीला दाऊद के साथ उसका कोई रिश्ता ना था? आंटी ने हमारे निकाह में तुम्हारी तरफ से शिरकत की थी, उन्होंने डैड से मेरा रिश्ता मांगा था। अब तुम मुझसे कह रहे हो वो तुम्हारी रिश्तेदार भी नहीं है? तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? वो चीख पड़ी, गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था। फारिस बेबसी से उसे देखकर रह गया। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में वो पहले कभी नहीं फंसा था। अपनी जात पर उठते किसी सवाल पर ऐसा जबर और ऐसा सब्र भी उसने पहले कभी नहीं किया था। अदीना, वो उसे दूर रहने का इशारा करती शदीद गुस्से में उल्टे कदम पीछे हटी थी। तुमने कहा था तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोला तो लहजे में कुर्ब पिन्हा था। झूठ से पड़ता है। वो गुस्से से पांव पटकती कमरे में बंद हो गई थी। फारिस अपनी जगह खड़ा रह गया था। सारी रात वो ठीक से सो ना सका। सुबह उठते ही उसने अदीना से बात करना चाही। उसका मूड बुरी तरह से ऑफ था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, नाश्ते की मेज में उसने कहा। वो तलखी से हंसी। तो सच क्या है? दोबारा बता दो। वो बेबसी से उसे देख कर रह गया। अभी भी अपनी बात पर अड़े हो तुम? अभी भी तुम इस डिस्कशन से भाग रहे हो? मेरा नहीं ख्याल इस तरह की बातें हमारे दरमियान डिस्कस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसने पलटकर चम्मच पटक डाला। कुर्सी धकेल कर उठ गई। क्या तुम्हारे बारे में कुछ भी जानने का हक नहीं रखती मैं? उसने मुट्ठियां सख्ती से भींच ली थी। तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? कहाँ हैं? ऐसा भी नहीं होता कि औलाद का अपने माँ बाप से कोई राब्ता भी ना हो। मैंने तुम्हें शादी से पहले बता दिया था। बहुत हिम्मत और बर्दाश्त से उसने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान नरम रखा था। झूठ बताया। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। वो जब्त किए रहा। बताओ, कौन हो? क्या हो? कहाँ से हो तुम? लब भींचकर जिस बदतमीजी से उसने सवाल किए वो बामुश्किल ही खुद पर काबू पा सका था। ये सवाल तुम्हें शादी से पहले पूछने चाहिए थे, अब पूछ रही हो ना? अंधा भरोसा करने से इंसान को मार ही लगती है। उसका लहजा अजीब सा सुलगता हुआ था। कोई भी जवाब दिए बगैर वो मेज छोड़कर उठ गया। नाश्ते के बगैर ही ऑफिस चला गया। शाम में घर वापस आया तो वो उसका इंतजार किए बगैर ही सो चुकी थी। शादीशुदा जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा अब अकेले ही खाना खा रहा था। उसे नहीं पता था आने वाले दिनों में ये तन्हाई एक रूटीन बनने वाली थी। उसे नहीं पता था अजनबियत और बदगुमानी की ये फिजा जो इस घर में उतरी थी मुस्तकिल तौर पर ठहर जाने वाली थी। सारा दिन अपने आप में सुलगते उलझते रहने के बाद उसने मोबाइल उठाकर जमीला दाऊद को कॉल कर दी थी। फारिस, आपको क्या लगता है? मुख्तसर सलाम दुआ के फौरन बाद उसने सवाल किया था। जमीला दाऊद तहय्युर से अपनी जगह खड़ी रह गई। आपने मेरे डैड से कहा था कि आप उसकी रिश्तेदार हैं। फारिस अब कह रहा है कि आप उसकी रिश्तेदार नहीं हैं। इससे पहले कि वो बात जारी रखती फारिस ने उससे फोन ले लिया था। ये क्या बदतमीजी है फारिस? वो चीख पड़ी। हेलो? जमीला दाऊद फोन कान से लगाए एकदम से परेशान हुई। उसने मोबाइल कुछ गुस्से से बेड पर फेंक दिया था। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? आंखों में खून उतर आया था।
जो सवाल तुम नहीं सुनना चाहते वही सवाल जमीला आंटी से कर रही हूँ। उन्हें इन सब में मत घसीटो। क्यों ना घसीटूं? हाँ, मेरा रिश्ता इन्होंने मांगा था डैड से, ये बताकर कि वो तुम्हारी रिश्तेदार हैं। ये कैसी रिश्तेदारी है? धोखा हुआ है मेरे साथ। कैसा और कहाँ का धोखा? वो चीख उठा। तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने पेरेंट्स से राब्ते में नहीं हूँ। तुमने मुझसे कहा था मैं तुम्हारे डैड से खुद रिश्ते की बात कर सकता हूँ। उस वक्त मेरे खानदान, फैमिली, माँ बाप, रिश्तेदार, तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी जानने का शौक नहीं था, और अब अचानक तुम्हारा हक बन गया है। इस तरह के सवालात करना वो अपनी जगह साकत खड़ी थी। शादी का फैसला मेरा था, इस बात का ताना दे रहे हो तुम मुझे? वो उसे देख कर रह गया। उसने क्या कहा था? वो क्या समझ रही थी? सच कहते हैं, औरत मोहब्बत का एतराफ कर ले खुद को मर्द की नजरों से गिरा देती है। वो झटके से पलटकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। वो कितनी ही देर तक उस बंद दरवाजे को देखता रहा। फिर उसने जमीला दाऊद को फोन किया। मम्मी, क्या आप अदीना का नंबर ब्लॉक कर सकती हैं? वो पहले से परेशान हो रही थी। उसके इस मुतालबे पर और ज्यादा हो गई। शादी हाल में मुलाकात के बाद से उन्हें शक था कोई ना कोई बात जरूर है, मगर फारिस ने उन्हें मुत्तमिन कर दिया था। मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक वो समझ नहीं जाती तब तक उसने रुक कर आंखों को मसला। वो नहीं चाहता था अदीना जुबैर की जमीला दाऊद से दोबारा कभी मुलाकात भी हो। क्या बात ज्यादा बढ़ गई है? वो जानना चाहती है मेरे पेरेंट्स कौन हैं। उन्हें शौक लगा। ये बहस उनके दरमियान पहले कभी नहीं आई थी। एकदम से ऐसा क्या हुआ था कि वो इन बातों को अहमियत दे रहा था, जिन बातों पर उसने कभी सवाल भी नहीं उठाया था। शादी के पूरे 1.5 साल बाद वो मुझसे मेरे माँ बाप का पूछ रही है। उसकी आवाज में एक कुर्ब पिन्हा था। कितनी ही देर तक वो कुछ कह ना सकी। तो अब तुमने क्या सोचा है? जानती थी इन बातों का असर उसकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रहा है। तो अब तुमने क्या सोचा है? जानती थी इन बातों का असर उसकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रहा था। कुछ भी नहीं। वो कुछ बेबसी से गोया हुआ। कहने को कुछ है भी नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द राब्ता करूंगा। उसने बात खत्म कर दी। वॉश बेसन के सामने खुद को आईने में देखते कितनी देर तक खड़ा रहा। खुद को सही मायनों में मर कर दिखा सकता हूँ मैं। ठंडे पानी से बार बार चेहरा धोता रहा। मैं पिछले 15 सालों से चुप हूँ। मैं मजीद चुप रह सकता हूँ। लब भींचकर बेसन पर गिरफ्त जमाता सर झुका गया। उसे जाने दो। आजम शिराजी की आवाज गूंज बन गई। वो अब आईने में खुद को देख रहा था। शिकस्त वाज़िया थी। आजादी का एक झूठा गुमान था जिसके पीछे वो चलता हुआ आ रहा था। हकीकत वो नहीं थी जो वो समझता आ रहा था। अपने अंदर के शोर को सुनते उसने सर झुका लिया। बेड़ियां कभी नहीं कटी थी। वो आज भी कुछ फैसलों और वादों की गिरफ्त में आजम शिराजी का ही कैदी था। बस इंकशाफ देर से हुआ था, बहुत ज्यादा देर से हुआ था। इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे। अदीना जुबैर का शिकायत बढ़ती जा रही थी। उसे फारिस की हर बात पर एतराज होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वो घर का माहौल जहन्नुम बनाने लगी थी। मुश्तअल होकर तोड़ फोड़ करने लगी थी। उसके सवाल ज्यादा हो गए थे, बहस ज्यादा हो गई थी, शुकूक शुबहात भी। वो अक्सर उसे जवाब नहीं देता था। ख्याल होता था वो चुप रहेगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो लड़ झगड़ कर अपनी भड़ास निकाल कर चुप हो जाएगी। वो चुप जरूर हो जाती थी, मगर अगले दिन फिर से शुरू हो जाती। फारिस समझ नहीं पा रहा था इस तरह इसे क्या हुआ था। क्यों वो इतनी बदगुमान और रूड हो रही थी? क्यों वो इस रिश्ते की परवाह नहीं कर रही थी? जितनी शिद्दतों से चाहती रही थी, अब उतनी ही शिद्दतों से नफरत करने लगी थी। उसे फारिस में ऐब नजर आने लगे थे। उसकी जात से इख्तलाफात होने लगा था, सोच से इख्तलाफात होने लगा था। उसके साथ अपने किसी भी मसले को हल नहीं कर पा रहा था। अक्सर ऐसा होने लगा वो बताए बगैर ही तैयार होकर चली जाती। रात ताखीर से घर आती, मोबाइल ऑफ रखती, मैसेजेस नजरअंदाज कर देती। वो तहम्मुल से एतराज उठाता और आपे से बाहर हो जाती। हमारी शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के कैदी बन गए हैं। बदमस्तगी ज्यादा ना हो, उसने दो टोक। अक्सर ऐसा होने लगा वो बताए बगैर ही
तैयार होकर चली जाती। रात ताखीर से घर आती, मोबाइल ऑफ रखती, मैसेजेस नजरअंदाज कर देती। वो तहम्मुल से एतराज उठाता तो आपे से बाहर हो जाती। हमारी शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को कैद करके रखेंगे। बदमज़दगी ज्यादा न हो, उसने रोक टोक तर्क कर दी, मगर ज्यादा देर तक ऐसा ना कर सका कि वो वार्डरोब से कपड़े निकालते उसके हाथ में ऐसा परफ्यूम आ गया जिसकी कीमत उसके एक माह की तनख्वाह के बराबर थी। वो इस कदर कीमती चीज देकर लम्हे भर के लिए सख्ते में रह गया था। लाउंज में जाकर परफ्यूम दिखाकर पूछा तो वो एकदम से घबरा गई। फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। इतना महंगा गिफ्ट, जो चीज तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सर्कल के लोग भी नहीं कर सकते। उसे गुस्सा आ गया। तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। फारिस की बर्दाश्त अब खत्म हो रही थी। वो जब्त करके मुड़ी। क्यों नहीं लेना चाहिए था? मेरी दोस्त है, मेरा तोहफा है। तुम इस तरह की बात मुझसे कैसे कह सकते हो? अदीना, क्या हो गया है तुम्हें? वाओ, अब मैं बुरी हो गई हूँ। मुझे कुछ होता जा रहा है। तुमने खुद को देखा है, एक एक चीज के लिए तरसा कर रखा हुआ है। मेरे पास बहुत अच्छे और वेल ऑफ फैमिलीज के रिश्ते आ रहे थे। मैंने सबको तुम्हारी खातिर इनकार कर दिया, और तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? इस डिब्बे नुमा फ्लैट में रखकर तुम मुझे समझ रहे हो तुमने मेरा ये हक अदा कर दिया? वो गुस्से और इश्तियाल में बोलती जा रही थी। उसे देखता जा रहा था, वो उसे सुनता जा रहा था। उसका एक एक लफ्ज उसके असाब पर भारी पड़ रहा था। उसे अपने हवास मफलूज होते हुए महसूस हो रहे थे। क्या ये वही अदीना थी? उसने मजीद कोई बहस ना की। उसी वक्त घर से चला गया। शाम 10 बजे वापस आया तो वो घर में नहीं थी। उसका मोबाइल भी ऑफ था। वो लाउंज की तारीकी में बैठा उसका इंतजार करता रहा। तकरीबन 1 बजे वो वापस आई थी। हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑन करती बेडरूम में चली गई, जैसे वो उसे नजर ही ना आया हो। कहाँ थी तुम? वार्डरोब से कपड़े निकालते वो उसकी तरफ मुड़ी। कहीं भी हो सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? शोहर हूँ मैं तुम्हारा। उसने गुस्से से कपड़े नीचे पटक दिए। हाँ तो शोहर हो, क्या चाहते हो? इस घर में कैद होकर रहूं? ना फ्रेंड से मिलूं, ना कहीं घूमने फिरने जाऊं? रात के 2:30 बज रहे हैं अदीना, भले से 4 बज रहे हों। जब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछती तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हो? आंखों में आंखें डाले शदीद गुस्से से बोली। वो लब भींचे खड़ा रह गया। उसे वीकेंड पर चेकअप के लिए जाना था। वो नहीं गई। उसे डॉक्टर्स ने जो गोलियां प्रेस्क्राइब की थी उसने लेना छोड़ दी। उसे अपनी सेहत की अब कोई फिक्र ना थी। वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी प्रेगनेंसी के मुतल्लिक मुकम्मल लापरवाह हो गई थी। ये सब कब तक चलेगा? वो एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। वो सुनी अनसुनी किए अपने नाखून फाइल करती रही। क्या तुम्हें नहीं लगता ये माहौल हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है? उसकी हरकत थम गई। सर उठाकर फारिस को देखा। अब अचानक तुम्हें अपने बच्चे की भी फिक्र होने लग गई है? उसका लहजा इस्तेहज़ाहिया था। मैं कभी तुमसे या अपने बच्चे से बेपरवाह नहीं हुआ। नहीं, शायद मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि प्रेगनेंसी न्यूज के बाद तुम्हारा रवैया कैसा था। फारिस ने लब भींचे उसे देखता रहा। वो जब भी मामला हल करने की कोशिश करता, वो इसी तरह उसके असाब पर चोट करती थी। मैं इस बात की वजाहत दे चुका हूँ तुम्हें। वजाहत? वो हंसी। मैं ही बेवकूफ थी कि तुम्हारी इस वजाहत को समझ नहीं पाई। अदीना, मेरे सामने नाटक बंद कर दो अब तुम। पलट कर बोली। मैं अंधी नहीं हूँ, सब देखती भी हूँ और समझती भी हूँ। वो पांव पटकते कमरे में बंद हो गई। फारिस लाउंज में तन्हा खड़ा रह गया था। अब वो धड़ल्ले से महरूमियों का जिक्र करने लगी थी, क्लास का फर्क बताने लगी थी। उसे उनका फ्लैट अब छोटा लगने लगा था। उसे अपने खरीदे गए कपड़ों से मसला होने लगा था। उसे उसकी तनख्वाह कम लगने लगी थी। उसे उसका साथ बोझ लगने लगा था। वो तहम्मुल से और बर्दाश्त से उस रिश्ते को निभाने की, उसे अपने तौर पर समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर गया। उस दिन उस पर इंकशाफ हुआ वो एक बेटी का बाप बनने वाला है।
वो जबरन अज़दवाजी जिंदगी से तंग हालात में ठंडी हवा का झोंका साबित हुई। वो मुस्कुराया तो यूं जैसे काफी अरसे बाद मुस्कुराया। एक तब्दीली उसे उस लम्हे बहुत अचानक ही अपने अंदर महसूस हुई थी, एक नई जिंदगी, और जिंदगी में ही एक नए बदलाव के लिए उसने इन हालात में भी बहुत से प्लान सोचे, कई ख्वाब देखे। वो अपने बाप से मुख्तलिफ एक अच्छा बाप बनना चाहता था। वो अपने और अदीना के माबैन इन इख्तिलाफात को भी मिटाना चाहता था। उसने एक बार फिर उससे बात की थी। वो अब जितना खुश और मुतमिन था, अदीना के लिए वो सब उतना ही भारी और बेसुकूनी की इलामत होता जा रहा था। वो अब अपने बच्चे के लिए भी एक्साइटेड नहीं थी। जो भी शॉपिंग थी वो खुद ही कर रहा था। बच्ची के लिए कपड़े, जूते, नन्हे फ्रॉक, वो सब खुद खरीद रहा था। मिसेस शराजी को इल्म हुआ तो उन्होंने अमेरिका से ही उसके लिए नौमौलूद बच्चे के कपड़े, अशिया भेजा। अदीना के तासुरात अजीब से होते। उसे बच्चे की शॉपिंग देखकर खुशी नहीं होती थी। उसके साथ अब बाहर कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। उस रात वो मॉल अकेले ही गया था। उसे अपनी जरूरत की कुछ अशिया खरीदनी थी, मगर वो घूमते फिरते बच्चों की शॉप में जा खड़ा हुआ था। निगाहें मुख्तलिफ खिलौनों से होती हुई एक किचन सेट पर ठहर गई। गो के अभी बहुत वक्त था। दुनिया में आने के बाद इस खिलौने तक पहुंचने, उसे समझने, उसके साथ खेलने में भी कई साल पड़े थे, मगर उसने वो सेट ले लिया था। वक्त से पहले बहुत से काम अभी से करना चाहता था। वो एहसास और चाहत, इस इंतजार और मोहब्बत को शिद्दत से महसूस करना चाहता था। खुद को अनदेखे वजूद से जोड़ लेना चाहता था। उसे अपने दिल में किसी भी किस्म की सख्ती नहीं चाहिए थी। जो वजूद इस दुनिया में उसकी वजह से आने वाला था, उसकी जिंदगी में कोई कमी बेशी, तकलीफ, दुख, महरूमी कुछ नहीं चाहिए था। एक तरफ वो था, उसकी सोच, उसके ख्वाब, उसके तासुरात थे। दूसरी तरफ अदीना जुबैर थी, जिसने उस रात बहुत अचानक ही तलाक का मुतालबा रख दिया था। वो सदमे से गूंग उसे देख कर रह गया। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? बेयकीनी से उसे देखते उसके लब हिले थे। सदमा गहरा था, चोट गहरी थी। हाँ, अच्छे से अंदाजा है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मुझे तलाक चाहिए। वो उसकी आंखों में बुरुद्दत से देखते हुए डट कर खड़ी हो गई थी। शादी का मुतालबा भी उसका था, अलैदगी का मुतालबा भी वही कर रही थी। अदीना, उसका नाम लबों पर ठहरा रह गया। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती थी? तुमसे शादी मेरा बहुत बड़ा गलत फैसला। इंसान की सिर्फ शक्लो सूरत मैटर नहीं करती, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। मुझे अरूबा ने समझाया था, मैं ही बेवकूफ थी जो नहीं समझ पाई। मैंने गलत फैसला किया। वो मुश्तअल होकर कह रही थी, अपने फैसले पर पछता रही थी। हम एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अदीना, उसे एहसास दिलाना चाहा। लहजे से कुर्ब झलक रहा था। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक बच्चे के लिए दांव पर नहीं लगा सकती। बेशुमार अजियतों को आंखों में लिए वो अपनी जगह थम गया। जिसने सारी जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया था, उसे बीच रास्ते में छोड़कर अलग होना चाहती थी। शादी, जिंदगी, बेटी, तलाक। उसका सर फटने लगा, उसके हवास मुख्तल होने लगे। मुझे तलाक चाहिए, फारिस, सख्त लहजे में फिर से कहा। उसे ये लफ्ज जैसे अभी के अभी सुनना था। उसे ये रिश्ता अभी के अभी खत्म करना था। मैं चाहूंगा डिलीवरी तक हम उस पर कोई बात ना करें, उसने तहम्मुल से कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। वो हजार टुकड़ों में मुनक्कस होता उसे देख कर रह गया। गलती किससे और कहाँ हुई थी उसे अंदाजा ना था। उसकी औलाद के हिस्से में भी आरजू जहांगीर जैसी माँ आने वाली थी। उसे शिद्दतों से चाहने वाली वो लड़की उसकी औलाद के लिए इतनी बेहिस, इतनी बेरहम हो जाने वाली थी। अपने बच्चे के लिए ये करना पड़े। जब अलैदगी का फैसला हो ही चुका है तो अब हमें ये बच्चा रखने की क्या जरूरत है? वो बदतमीजी से चीखी। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, हम ये सब खत्म कर सकते हैं। अदीना, उसकी आवाज गुस्से से फट गई थी। वो एकदम से चुप हुई। फारिस ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया, उसके बच्चे के मुतल्लक कोई बात ना करे। तुम्हें तलाक चाहिए, मिल जाएगी, उसने भारी सांसों के साथ सख्त लहजे में कहा। डिलीवरी के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। जब हमने साथ नहीं रहना तो इस बच्चे को दुनिया में लाने की क्या जरूरत है? वो गुस्से से चीख पड़ी। ये मेरी औलाद है। मुश्तअल असाब के साथ वो फट पड़ा।
मेरी बेटी है, सिर्फ 4 महीने मांग रहा हूँ तुमसे। जहाँ 1.5 साल गुजार दिए हैं वहाँ ये चंद महीने भी गुजार दो, क्या चला जाएगा। वो जब्त किए लब भींचे उसकी आंखों में देख रही थी। यानी तुम चाहते हो मैं मजीद इस जहन्नम में रहूं? मेरी इस जहन्नुम में रहने का फैसला हमेशा से तुम्हारा था। मेरे साथ खाक होने की तलब तुमने की थी, मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारने का वादा तुमने किया था। वो एकदम से लाजवाब हुई थी। मैं तुम्हारे साथ कोई वादा दावा ना करके इस रिश्ते में आखिरी हद तक मुखलिस रहा हूँ। मुझे अब सिर्फ अपनी बेटी से गर्ज है, मैं उस पर कोई समझौता नहीं कर सकता। उसके इरादे वाज़िह थे। वो इस तरह से रिश्ता नहीं खत्म कर रहा था जिस तरह से वो चाहती थी। वो औलाद की किसी जंजीर में बंधना नहीं चाहती थी। वो फारिस वजदान के साथ मजीद कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। उसे कल से पहले आज ही तलाक चाहिए। मेरी बेटी की जिंदगी और मौत का फैसला तुम नहीं करोगी। उसकी आंखों में लहू उतरा हुआ था, उसके तासुरात सख्त पथरीले हो रहे थे। अदीना जब्त किए खड़ी रही, उसे छोड़कर उसी वक्त बाहर चला गया। खुली फिजा में गहरे सांस लेते अपने असाब पर छाए उस बोझलपन को कम करने की कोशिश करता रहा। वापस आया तो वो उसके सामने खड़ी थी। मुझे इस घर में अब नहीं रहना। वो खामोश रहा। सारी रात उसने आंखों में गुजार दी। काफी तरद्दुद के बाद उसने बगोनिया हाउस जाने का फैसला कर लिया। अदीना 6 माह हामला थी। वो मजीद कुछ माह सुकून से गुजारना चाहता था जब तक उनकी औलाद ना हो जाए। उसे ये फैसला दिल पर पत्थर रख कर करना पड़ा था। कम अज कम घर के मामले में तो वो बहस नहीं करेगी। सिर्फ 4 माह की बात थी। उसे बगोनिया हाउस में लाया तो वो ऐसा शानदार घर देखकर हैरान रह गई। कीमती फर्नीचर, सोफे पर पर्दे, कालीन, ऊपरी मंजिल के कमरे। ये घर किसका है? तुम्हें इस बात से सरोकार नहीं होना चाहिए। वो संजीदगी से जवाब देकर सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। वो आंखों में एक गुस्से का तासुर लिए उसे जाता देखती रही। रात का जाने कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई थी। फारिस कुछ देर पहले ही उठकर बाहर गया था। वो बड़े से बेडरूम में एक तायराना निगाह दौड़ाती खिड़की में आ खड़ी हुई। बाहर लॉन के उस पार फारिस के सामने ही एक तवील कामत शख्स खड़ा था। सियाह गाड़ी भी नजर आ रही थी। वो पहले भी चंद एक बार आ चुका था। फारिस ने यही बताया था वो ऑफिस काम से आया है, उसका सीनियर है। जिस तरह कुछ अदब से और झुककर मुहतात होकर वो फारिस से बात कर रहा था, उसे वो किसी तौर उसको कोलीग नहीं लगा। उसकी आंखों में सोच की परछाइयां लहराने लगी। सर झटकर वापस पलट गई और नीचे जेबों में हाथ डाले फारिस हैदर के सामने खड़ा था। सिर्फ 3 महीनों के लिए यहाँ हूँ, तुम्हारे साहिब को किराया मिल जाएगा, आपका घर है, आप जितना अरसा चाहे रहें। फारिस चेहरे का रुख मोड़े कहीं और देखने लगा। आंखें रुत जुगे की गवाही दे रही थी। रंगत जर्द। क्या आप ठीक हैं? क्यों आए हो? उसने सर्द लहजे में पूछा। जमीला मैडम ने कुछ सामान भेजा था आपके लिए, उसने ट्रंक खोलते हुए कहा। दरअसल बेबी के लिए, कहकर मुस्कुराया। फारिस के तासुरात संजीदा से रहे, लबों पर खामोशी ठहरी रही। सामान रखकर हैदर जा चुका तो वो लाउंज के सोफे पर ही सो गया। सुबह बगैर नाश्ते के ऑफिस चला गया। घर वापस आया तो अदीना जुबैर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। तुम्हारा शिराजी खानदान के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, उसने सख्त खुरदरे लहजे में जवाब देकर उसे रास्ते से हटा दिया था। कपड़े बदल कर नीचे आया तो उसने मोबाइल पर तस्वीरें निकाल कर रख दी। आजम शिराजी ने किसी तकरीब में शिरकत की थी। उसके पीछे जो सूटेड बूटेड गार्ड था वो हैदर था। वही हैदर जो अक्सर औकात उससे मिलने आता रहता था। तुम्हारा कोलीग? हाँ। मजीद कितने झूठ बोलोगे तुम उसे? लब भींचकर उसने मोबाइल हटा दिया। उसने गुस्से से फारिस का रुख अपनी तरफ किया। तुम चाहती क्या हो? बावजूद कोशिश के भी वो अपने लहजे को नरम नहीं रख सका था। सच जानना चाहती हूँ। कैसा सच जो तुम छुपा रहे हो? एक आम से फ्लैट से यहाँ ले आए, तुमने ये अफोर्ड कैसे कर लिया? और फिर ऐसे जाहिर करते हो जैसे शिराजी खानदान के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम तो जमीला आंटी से कोई मदद भी नहीं चाहते थे। और फिर मैं देखती हूँ कि आजम शिराजी का गार्ड यहाँ आता है। क्यों आता है? कोई भी जवाब दिए बगैर वो घर से चला गया। छुट्टी का दिन उसने घर से बाहर गुजारा। वापसी पर मिसेस ग्रांट के पास कुछ देर तक बैठा रहा। मिसेस एंडरसन से तो उसकी रोज मुलाकात हो जाती थी।
मगर मिसेस ग्रांट क्योंकि बीमार रहने लगी थी तो वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो बिस्तर पर लेटी उसे देखती रही। उन्हें वो खासा परेशान लगा, हालांकि मुस्कुराकर बात कर रहा था। तुम्हारी बीवी कैसी है? ठीक है। बेबी का नाम सोचा है? हाँ। क्या सोचा है? वो इश्तियाक से पूछने लगी। जन्ना। वो अब उन्हें मतलब बता रहा था। वो खुश हुई थी। तुम अपनी बेटी को यहाँ तो लाओगे ना? उन्होंने बहुत मान से पूछा। उसने सर हिला दिया। अब कहीं मत जाना। वो उनके पास बैठा रहा। घर पहुंचा तो अदीना गुस्से से लाउंज में टहलती फिर रही थी। आज सुबह से वो घर से गायब थी। कुछ देर पहले ही लौटी थी। तुम कौन हो? तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? वो एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। मेरा नहीं ख्याल अब हमारे बारे में। वो उनके पास बैठा रहा। घर पहुंचा तो अदीना कुछ गुस्से से लाउंज में टहलती फिर रही थी। आज सुबह से वो घर से गायब थी। कुछ देर पहले ही लौटी थी। तुम कौन हो? तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? वो एक बार फिर उसके सामने खड़ी थी। मेरा नहीं ख्याल अब हमारे दरमियान ऐसी किसी भी गुफ्तगू का जवाब बनता है। उसका लहजा अजनबियत लिए हुए था। बिल्कुल बनता है, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारे बारे में जानने का पूरा हक रखती हूँ। वो जब्त किए खड़ा रहा। जवाब दो मुझे। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। कौन हो तुम? अब उसकी जात को सवालिया निशान बना रही थी। उसके किरदार पर आ रही थी। उसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था, माँ बाप का नाम चाहिए था। अब उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। वो यूं जाहिर कर रही थी जैसे फारिस ने उसे धोखा दिया था। वो उसकी जात को, उसके वजूद को, उसके किरदार को मशकूक बना रही थी। मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जिसे अपने पेरेंट्स का भी इल्म नहीं। डोंट यू डियर अदीना। उसने शदीद गुस्से के आलम में उसे मजीद कुछ भी कहने से रोका। तो फिर बताओ किस खानदान की जायज या फिर नाजायज औलाद हो तुम? और अगले ही पल फारिस वजदान ने उसके गाल पर थप्पड़ झड़ दिया था। उसका सब्र, उसकी बर्दाश्त, उसका हौसला बस यहीं तक था। वो गाल पर हाथ रखे मतवहश निगाहों से उसे देखकर रह गई। नॉट अदर वर्ड। वो खून होती आंखों से उसे देखते हुए कराया। मेरी जात पर सवाल उठाया तो जान निकाल लूंगा मैं तुम्हारी। कनपटी की रगें उबर आई थी। आंखों से शोले झलक रहे थे। गाल पर हाथ रखे अदीना फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो दरवाजा खोलकर जोर से बंद करता बाहर निकल गया था। वो सारी रात उसने बाहर गुजार दी। सुबह के वक्त वापस आया तो पूरे घर में हर एक शय तोड़ फोड़ का शिकार थी। उसने सिर्फ उसे नहीं तोड़ा था, बेबी कोट को भी, खिलौनों को भी, बच्चे के लिए खरीदे जाने वाली हर शय को भी बर्बाद कर दिया था। वो पागल हो गई थी। दोपहर तक उसने इंतजार किया, वो वापस नहीं आई थी। शाम तक उसने अरूबा को कॉल की थी, फिर उसकी दोस्तों से राब्ता किया था। किसी को भी उसके बारे में इल्म नहीं था। गुस्से में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिक्र अपनी बेटी की थी। उसने हर उस जगह से ढूंढा जहां वो हो सकती थी, मगर वो नहीं आई थी। वो नहीं रहना चाहती तो ना रहे। उसे आजादी चाहिए तो उसे आजाद कर देगा। वो अपनी बेटी को पास रखेगा और उसे छोड़ देगा। इस रिश्ते को मजीद घसीटने की, आजमाने की उसमें हिम्मत नहीं रही थी। वो अब सब खत्म करना चाहता था। पूरा एक हफ्ता उसकी तलाश में उसने जिस अजियत में गुजारा ये सिर्फ वही जानता था। मंगल के दिन उसे मेल मौसूल हुई थी। लिफाफा चौक करते, कागजात को खोलकर पढ़ते उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। एक में एबॉर्शन रिपोर्ट थी, दूसरे में तलाक के पेपर्स थे। वो तूफान की जद में सख्ते और सदमे में खड़ा रह गया था। आन की आन में उसके वजूद के परखच्चे उड़ गए थे। 20 साल पहले एक औरत ने उसकी पैदाइश के 5 साल बाद उसे मार दिया था। 20 साल बाद एक औरत ने उसके बच्चे को पैदाइश से पहले मार दिया था। वो दीवार का सहारा लेते लड़खड़ाहट पर काबू पाते अंदर आया। तमाम मनाजर गुडमुड होने लगे।